नमस्कार, 1 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित करेंगे। कोविड-19 की कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुछ और गतिविधियां शुरू करने संबंधी नए दिशा निर्देश आज से लागू। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक बढ़ाया। 23 देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आज से शुरू। और ईद उल जुहा आज देश भर में मनाई जा रही है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का अंतिम सत्र 3 अगस्त को होगा। इस संस्करण का जो हम हैकाथॉन कर रहे हैं, 4.5 लाख से अधिक छात्र सहभागी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन का यह चौथा संस्करण है। इस हैकाथॉन से युवाओं में लीक से हटकर सोचने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करने में अपार सफलता मिली है। स्मार्ट सिटी हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 2017 में इस हैकाथॉन के पहले संस्करण में 42,000 छात्रों ने भाग लिया था। वहीं 2018 में 1 लाख और 2019 में 2 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। इस वर्ष सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले पूरे देश में सभी प्रतिभागियों को एक विशेष रूप से निर्मित उन्नत प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 37 विभागों, राज्य सरकारों के 17 विभागों के अलावा 20 उद्योगों के 243 समस्याओं को सुलझाने के लिए 10,000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। इस नीति से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों का रास्ता खुलेगा। नई नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सभी बच्चों और नौजवानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मातृभाषा और अनेक भाषाओं को पढ़ाए जाने संबंधी प्रावधान पर जोर दिया जाना भारत की क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाओं के प्रति सम्मान और उन्हें महत्व प्रदान करने का प्रतीक है। इससे विद्यार्थियों में समग्र विश्व दृष्टि विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मोबाइल टेलीफोन प्रणाली के 25 साल पूरे होने पर दूरसंचार उद्योग को बधाई दी है। दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस अवसर पर देश के डिजिटल उड़ान नाम का एक विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया है। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए दूरसंचार विभाग, दूरसंचार कंपनियों और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के योगदान की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले टेलीफोन संपर्क विशेष लोगों को ही उपलब्ध था, जबकि आज एक आम आदमी के सशक्तिकरण का माध्यम बन गया है। पत्र में डिजिटल गतिशीलता को विभिन्न प्रकार की सक्षमता को बढ़ावा देने वाला बताया गया है और कहा गया है कि इससे आम लोगों में सामाजिक, आर्थिक संपर्क और जानकारी का स्तर बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियां सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और जनधन आधार तथा मोबाइल फोन को आपस में जोड़ने के अभियान जैम के अनुरूप है। कोविड-19 महामारी के अत्यधिक प्रभाव वाले कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुछ और गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं। पूर्णबंदी हटाने के तीसरे चरण यानी अनलॉक 3 में चरणबद्ध तरीके से कुछ और गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में नए दिशा निर्देश बुधवार को जारी किए थे, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श से तैयार किए गए थे। नए दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। इस महीने की 5 तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत भी दी गई है।
सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखा गया है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत भी दी गई है। मेट्रो रेल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी जहां भीड़ जमा होती है। कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी और महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाई गई पाबंदियों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय कंटेनमेंट जोन के सही तरीके से निर्धारण और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रोकथाम के उपायों की निगरानी करेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ गतिविधियों पर रोक और ऐसी पाबंदियां लगा सकते हैं जो भी जरूरी समझते हैं, या एक ही राज्य के भीतर लोगों का सामान आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में 10 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने को एक बड़ी उपलब्धि कहा है। नई दिल्ली में कल कोविड पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 19वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में स्वस्थ होने की दर 64.54% है। संक्रमित लोगों की संख्या सिर्फ 33.27% है। उन्होंने कहा कि भारत में संक्रमण से मृत्यु दर 2.18% रही है। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है और दिल्ली में कोविड संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में और सुधार आया है और यह 89.18% हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनलॉक किए जाने के तीसरे चरण में होटलों और साप्ताहिक बाजार खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ चर्चा हुई और तय किया गया कि स्थिति में सुधार के बावजूद महामारी का खतरा बना हुआ है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। रेहड़ी पटरी वालों को आज से लंबे समय तक काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है, लेकिन होटलों और आतिथ्य सेवाओं तथा साप्ताहिक बाजार खोलने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाद में इसकी समीक्षा करेगा। बिहार विधानसभा के 3 अगस्त से शुरू होने वाले 4 दिन के मॉनसून सत्र को कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए केवल 1 दिन का कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसी बीच बिहार में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि वाले रोगों की संख्या 50,987 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,986 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध माल ढुलाई के लिए संचालित की जाने वाली उड़ानों और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा। महामारी के दौर में यात्रियों को धीरे धीरे आवागमन की सुविधा प्रदान करने के प्रयासों के तहत अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ सीमित संख्या में विशेष विमान सेवा चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट बबल नाम के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस तरह के 2 तरफा समझौतों में दोनों देशों के बीच कुछ शर्तों के साथ विमान सेवाएं संचालित करने की इजाजत दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण भारत से और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से ही बंद हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आज से आरंभ हो रहा है, जो 31 अगस्त 2020 तक चलेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन के विभिन्न चरणों में 8,45,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। मिशन के 5वें चरण में 1200 उड़ानें और संचालित किए जाने की संभावना है। वंदे भारत मिशन में 6 मई से 30 जुलाई 2020 की अवधि में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के जरिए विदेशों में फंसे 2,67,436 यात्रियों को यात्री और अन्य चार्टर्ड विमानों से 4,86,811 यात्री वापस लाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस चरण में जिन देशों के भारतीयों को वापस लाया जाएगा उनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल, यूक्रेन और किर्गिस्तान शामिल हैं। इन उड़ानों से देश भर के 21 हवाई अड्डों पर विदेश में फंसे लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करते हैं।
ताकि सच्चाई सामने आ सके। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम विजन महाराष्ट्र में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग में प्रतिभाओं को स्थान मिलना चाहिए। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराने की ओर पकड़ती मांग के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने उम्मीद जताई है। मुंबई पुलिस आत्महत्या के मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी। सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से आत्महत्या मामले में अभिनेत्री चक्रवर्ती पर आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अपने वकीलों के जरिए जारी वीडियो बयान में रिया ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और सच्चाई की जीत होगी। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं होगी। श्रद्धालु स्थानीय मस्जिदों या अपने घरों में ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार बलिदान और सौहार्द का प्रतीक है, जो लोगों को अपनी और दूसरों की खुशहाली के लिए काम करने को प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद उल अजहा ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और लोगों पर दैवीय प्रेम और अनुकंपा का पर्व है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।